Hello students, in this video we will start the third chapter from Civics, Parliamentary Government of India. Introduction. At the time of framing of its constitution, the Constituent Assembly of India had a choice to adopt either the parliamentary or the presidential form of government. स्टूडेंट जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जा रहा था तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाली जो असेंबली थी, जिसे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कहा जाता है, उसके पास ये चॉइस थी कि या तो वो पार्लियामेंट्री या फिर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चूज़ कर ले। लेकिन पार्लियामेंट्री मतलब जहाँ पर मतलब कि पार्लियामेंट के द्वारा ही मेन फैसले लिए जाएंगे। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक और चीज़ होती है। इसका मतलब क्या होता है ये हम अभी आगे पढ़ेंगे। इन द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, द हेड ऑफ द स्टेट इज़ इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। जो हेड होता है स्टेट का, उसे लोग खुद अपने द्वारा चुनते हैं, डायरेक्टली चुनते हैं। ही और शी इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर गवर्नमेंट बॉडी फॉर सपोर्ट। तो जब लोगों के द्वारा अगर हेड डायरेक्ट चुना जाएगा तो उसे किसी और गवर्नमेंट बॉडी की या किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है। हाउएवर इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द हेड ऑफ द स्टेट दैट इज़ द प्रेसिडेंट। लेकिन अगर स्टूडेंट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम चुनते हैं तो तब जो हमारे स्टेट का हेड होता है, जिसे हम प्रेसिडेंट कहते हैं, तब क्या होता है कि जब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है तब प्रेसिडेंट के पास बहुत ही नॉमिनल कम पावर होती है एंड इज़ इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेचर। और प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने वाले, चुनने वाला कौन होता है? लेजिस्लेचर होता है। लेजिस्लेचर मतलब जो नियम बनाती है, द लॉ मेकिंग बॉडी, उसे लेजिस्लेचर कहा जाता है। या उसका दूसरा नाम क्या है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ही जो है जो हमारे सारे लॉज बनाती है। और जो रियल पावर, जो असली पावर होती है, वो गवर्नमेंट के जो रिसाइड्स विद द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट के हेड के पास होती है। प्रेसिडेंट को क्या कहा गया? हेड ऑफ द स्टेट। और प्राइम मिनिस्टर को क्या कहा गया? हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो असली पावर किसके पास होगी? प्राइम मिनिस्टर के पास होगी। और प्राइम मिनिस्टर के अंडर में कौन काम करता है? उनको हेल्प कौन करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर द मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड एंड डिसमिस। साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर ही सारे मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया जाता है या निकाल दिया जाता है। और प्राइम मिनिस्टर्स जो होते हैं वो कैबिनेट की मीटिंग को भी स्टार्ट करते हैं, प्रिसाइड करते हैं। साथ ही साथ एक्सरसाइज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इन डोमेस्टिक एज वेल एज़ फॉरेन पॉलिसी। और जो भी हमारे विदेश से रिलेटेड फॉरेन पॉलिसीज़ होती हैं उसके ऊपर भी प्राइम मिनिस्टर का काफ़ी प्रभाव होता है। ही और शी हैज़ अ मोर पावर देन एनी अदर मेंबर ऑफ द कैबिनेट। और जो कैबिनेट, जो मेन जिसमें मिनिस्टर्स होते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो पावर होती है वो किसके पास होती है? प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? कलेक्टिवली एंड इंडिविजुअली टू द लेजिस्लेचर। जो लेजिस्लेचर है, जिसे पार्लियामेंट कहा जाता है, जो लॉ बनाती है, तो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होंगे? लेजिस्लेचर। तो ये इनको जवाब देंगे। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज़ कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोअर हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, जिसमें कि बहुत मेन मिनिस्टर आते हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर को मदद करते हैं, वो किसको रिस्पॉन्सिबल होंगे? द लोअर हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर। और द लोअर हाउस ऑफ लेजिस्लेचर क्या है? हमारा लोकसभा। दिस एक्ट एज अ चेक ऑन द पावर एक्सरसाइज बाई देम। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो पावर होती है उसके ऊपर नज़र रखी जाती है कि वो कैसी अपनी पावर को यूज़ कर रहे हैं। The founding father did not want to give the absolute power to any one person or organization, as that may lead to the autocratic rule in the country. Thus, they choose to adopt the parliamentary form of government. जब हमारे स्टूडेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे, जो बना रहे थे, की स्थापना कर रहे थे, तो वो ये नहीं चाहते थे कि जो पूरी की पूरी पावर है किसी एक इंसान के पास या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के पास रह जाए, या हमारे देश में ऑटोक्रेटिक रूल, तानाशाही का रूल हो जाए। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाले मेथड को चूज़ किया, जो कि हमारे यहाँ चलता है। हमारे यहाँ कौन सा गवर्नमेंट फॉर्म है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अनदर रीज़न फॉर चूजिंग द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वॉज दैट इंडियन वर फैमिलियर विद इट। साथ ही साथ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चूज़ करने का दूसरा रीज़न क्या था कि हमारे यहाँ जो इंडियंस थे, भारतीय थे, वो इससे काफ़ी हद तक फैमिलियर थे, इसको जानते थे। दे हैड एक्सपीरियंस द सिस्टम वेन इट वॉज इम्पोज ऑन देम ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। हमारे यहाँ जब ब्रिटिशर्स थे तो उस समय हमारे यहाँ देश के लोगों ने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया था कि इस तरह की गवर्नमेंट कैसे होती है, तो उससे हम काफ़ी हद तक फैमिलियर भी थे, हमें उसकी जानकारी भी थी।
Also, the parliamentary system is best suited to accommodate the varied interests of the country like India, where the power are spread out and the right of the minorities are not weakened. साथ ही साथ पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है इसलिए सही है क्योंकि ये हमारे देश में अलग अलग लोगों के इंटरेस्ट को देखता है और साथ ही साथ ये भी देखता है कि जो पावर है वो पूरी तरीके से फैल जाए और जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो वीक सेक्शन है, जो कमज़ोर सेक्शन है, उसको उसके सारे अधिकार भी मिले। पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो नोन एज कैबिनेट गवर्नमेंट। जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होती है स्टूडेंट, उसको कैबिनेट गवर्नमेंट के नाम से भी जाना जाता है। It is based on the system of parliamentary democracy. In this form of government, the parliamentary is supreme and the executive branch of the government is accountable to it. और स्टूडेंट जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का जो फॉर्म होता है वो सबसे ज़्यादा सुप्रीम होती है, सबसे ज़्यादा बड़ी होती है और जो हमारी गवर्नमेंट की जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच होती है जो कि वो रिस्पॉन्सिबल होती है, अकाउंटेबल होती है किसको? पार्लियामेंट्री को। एग्जीक्यूटिव ब्रांच का काम क्या होता है कि जो पार्लियामेंट नियम बनाती है, जो लॉज बनाती है, उसको एग्जीक्यूट करना, उसको लागू करवाने का काम एग्जीक्यूटिवली ब्रांच करती है। Our country is too large for the people to be enabled to rule it directly. So we elect a representative to the parliament. हमारी कंट्री स्टूडेंट्स बहुत बड़ी है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे और इसीलिए एक साथ हम इतने सारे लोगों के ऊपर डायरेक्टली रूल नहीं कर सकते हैं। तो क्या हम क्या करते हैं, हम अपने कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं इलेक्शन के माध्यम से और उनको पार्लियामेंट में बिठाते हैं जो कि हमारे इंटरेस्ट, हमारी चीज़ों के लिए काम करते हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल गवर्नमेंट का क्या है? एक तो हमारा इंडिया, भारत है, ब्रिटेन है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है। अब नेक्स्ट टॉपिक में स्टूडेंट्स हम ये पढ़ेंगे कि पार्लियामेंट जो है वो उसका कंपोजिशन क्या है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को दूसरे पॉपुलर नाम से क्या जाना जाता है? उसको हम संसद के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ अ सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी इन द कंट्री। ये हमारे देश की सबसे सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है। लेजिस्लेटिव बॉडी का मतलब मैंने अभी आपको बताया था, लॉ मेकिंग बॉडी, जो नियम बनाती है। पार्लियामेंट जो होती है स्टूडेंट वो तीन चीज़ों से मिलकर बनती है। पहला तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया का जो प्रेसिडेंट होगा, और दूसरा इसके दो हाउसेस होते हैं, एक तो लोकसभा जिसे हाउस ऑफ पीपल या लोअर हाउस कहा जाता है, और दूसरा है राज्यसभा जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट या अपर हाउस कहा जाता है। लोकसभा को कॉमनली हाउस ऑफ द पीपल, ये इसका दूसरा नाम है। लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल या लोअर हाउस के नाम से जाना जाता है। ऑल इट्स मेंबर आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द सिटीजन्स ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। और लोकसभा में या लोअर हाउस में जितने भी मेंबर्स होते हैं उनको हमारे देश के सिटीजन्स, नागरिक चुनते हैं इलेक्शन के माध्यम से, ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब होता है कि हमारे देश का हर नागरिक जो कि 18 साल से उम्र की ऊपर का है वो वोट दे सकता है। इसे हम कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, ऑल्सो नोन एज यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। इसको यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज के नाम से भी जानते हैं। एक्सेप्ट द टू रिप्रेजेंटिंग द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी हु आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लोकसभा में स्टूडेंट जितने भी मेंबर्स होते हैं उनमें सब मेंबर्स तो भारत के नागरिक ही चुनते हैं, उन्हें इलेक्शन के माध्यम से जितवा कर उन्हें लोकसभा में लेकर आते हैं। लेकिन दो मेंबर्स ऐसे होते हैं जिन्हें हमारा देश का जो प्रेसिडेंट होता है वो चुनते हैं। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जिन दो लोगों को चुनते हैं वो कौन होते हैं? एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। मतलब ऐसे लोग जो कि मतलब कि रहने वाले जो हैं वो ब्रिटिशर्स हैं लेकिन मूल निवासी भारत के हैं। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज़ ओवर द एज 18 ईयर ऑफ एज इज़ एलिजिबल टू वोट फॉर लोकसभा। हर एक भारत का नागरिक जो कि 18 साल का या उससे ऊपर का है वो लोकसभा में वोट करने के लिए एलिजिबल होता है, वो वोट कर सकता है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से लोकसभा में 550 मेंबर्स कैन बी इलेक्टेड फ्रॉम द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। 550 मेंबर्स जो हैं लोकसभा के वो कहाँ से चुन के आ सकते हैं? वो आपके वो चुन के कहाँ से आ सकते हैं? फ्रॉम द स्टेट्स, राज्यों से, और यूनियन टेरिटरी से, जो हमारी यूनियन टेरिटरी हैं 8 यूनियन टेरिटरी, उसमें से आ सकते हैं। प्रेसिडेंट हैज़ अ पावर टू नॉमिनेट अ 2 मेंबर फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। प्रेसिडेंट के पास स्टूडेंट इतनी पावर होती है कि वो दो मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से। द रिप्रेजेंटेटिव आर इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर। और जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो द रिप्रेजेंटेटिव आर इलेक्टेड फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर। और जो भी लोकसभा में मेंबर सेलेक्ट होकर आते हैं उनका टर्म कितना होता है? 5 साल का टर्म होता है। वो 5 साल के लिए इलेक्ट होकर आते हैं।
टू बी एलिजिबल फॉर मेंबरशिप इन लोकसभा, अगर आपको लोकसभा में मेंबरशिप लेनी है, अगर आपको उसका मेंबर बनना है तो उसके लिए कुछ फीचर्स होना ज़रूरी है। पहला, आप तो इंडिया के सिटीज़न होने चाहिए, इंडिया के नागरिक होने चाहिए, आपकी एज 25 साल या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, आप दिमागी रूप से बिल्कुल ठीक होने चाहिए, बैंकरप्ट, आप किसी भी तरीके से आपके ऊपर कोई कर्जा नहीं होना चाहिए, शुड नॉट हैव क्रिमिनल कन्विक्शन, आपका कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। और जो लोकसभा का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, जो लोकसभा की मीटिंग्स को प्रिसाइड करता है, स्टार्ट करता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्पीकर कहते हैं। और स्पीकर को इलेक्ट कौन करता है, लोकसभा के मेंबर्स जो होते हैं वो मिलकर स्पीकर को अपॉइंट करते हैं। नौ, राज्यसभा, राज्यसभा पार्लियामेंट का दूसरा हाउस है, इसका दूसरा नाम क्या है, अपर हाउस, और ये क्या है, परमानेंट हाउस है, ये डिज़ोल्व नहीं होता, ये परमानेंट हाउस है एंड कैन नॉट बी डिज़ोल्व, इसे किसी भी तरीके से डिज़ोल्व नहीं किया जा सकता है किसी भी कंडीशन में। और टोटल मेंबर राज्यसभा में कितने होने चाहिए, 250 मेंबर्स होने चाहिए। इन 250 मेंबर्स में से 238 मेंबर्स जो होते हैं कहाँ से चुन के आते हैं, स्टेट और यूनियन टेरिटरी से। लेकिन 12 मेंबर्स ऐसे होते हैं जिनको कौन अपॉइंट करता है, हमारे देश का जो प्रेसिडेंट होता है वो अपॉइंट करता है। राज्यसभा के जो मेंबर सेलेक्ट होकर आते हैं स्टूडेंट, उनका टर्म कितना होता है, उनका टर्म 6 साल का होता है। हाउएवर, लेकिन 1/3 ऑफ द मेंबर रिटायर एवरी सेकेंड ईयर, लेकिन 1/3 मेंबर हर साल, दूसरे साल क्या होते हैं, 1/3 मेंबर हर दूसरे साल रिटायर होते रहते हैं और उनकी जगह नए मेंबर इलेक्ट होकर आते हैं। इट्स मेंबर आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव बॉडी टू द स्टेट। और इसके राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं कहाँ से इलेक्ट होकर आते हैं, इनडायरेक्टली इलेक्ट होकर आते हैं। इनका चुनाव मतलब नहीं होता है, जनरल पब्लिक इसमें जो होती है, नागरिक नहीं इन्वॉल्व होते हैं। टू बी एलिजिबल फॉर द मेंबरशिप, अगर आपको राज्यसभा का मेंबर बनना है, एलिजिबल होना है उसके लिए, तो उसके लिए क्या कंडीशन चाहिए। पहला, आपके पास कुछ स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए, ख़ास तरीके की, आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किसी एक फील्ड में बहुत ज़्यादा होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप एजुकेशन सेक्टर में हैं तो आपको उस एजुकेशन सेक्टर की नॉलेज और उसमें एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। और मिनिमम एज जो राज्यसभा में मेंबर बनने की है वो 30 ईयर्स तो है ही। और जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है राज्यसभा का, वो कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जैसे कि लोकसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है, स्पीकर, उसी तरीके से राज्यसभा का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है वो होता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नाउ व्हाट इज़ द रोल ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का रोल क्या है, क्यों ये बनाई गई है। तो पार्लियामेंट की मेन रोल क्या है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट रोल तो पार्लियामेंट का यही है कि ये लॉ बनाती है, नियम बनाती है। मेन फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट इज़ टू मेक अ लॉ, सबसे बड़ा फंक्शन पार्लियामेंट का क्या होता है कि लॉ बनाना। अ बिल हैज़ टू बी पास फ्रॉम बोथ द हाउसेज बिफोर इट बिकम अ लॉ, एक तरीके का बिल जब पास होता है दोनों हाउसेज से, तब जाके वो नियम तब जाके वो लॉ बन पाता है। बिल क्या होता है, बिल एक तरीके का ड्राफ्ट होता है, और जब ये दोनों हाउसेज से पास हो जाता है, लोकसभा राज्यसभा से, तब जाकर ये क्या बनेगा, लॉ बनेगा और फिर हमारे देश में वो लागू होगा। ना ओवरसी द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट, दूसरा काम पार्लियामेंट का क्या होगा कि जो गवर्नमेंट बनाई गई है, जो गवर्नमेंट चुन कर आई है, उसके काम को देखना। द लेजिस्लेचर कीप अ कंट्रोल ओवर द सब्जेक्ट मेंशन अंडर द यूनियन लिस्ट, लाइक द डिफेंस, फॉरेन अफेयर, railway, transport, communication, currency and coinage, banking, custom, excise duty. Thus directly or indirectly it keep a check over the working of the government. तो लेजिस्लेचर जो कि पार्लियामेंट है, वो क्या देखती है, वो एक तरीके से कंट्रोल रखती है किसके ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर। और ताकि जो भी यूनियन लिस्ट के अंदर जो बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, जैसे हमारा डिफेंस है, हमारे देश की सुरक्षा से रिलेटेड है, फॉरेन अफेयर है, जो बाहर के देशों के साथ काम होता है, रेलवे हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, करेंसी हो गई जो हमारे यहाँ चलती है, या बैंक्स हो गए, तो इन सब चीज़ों के ऊपर काम कौन करता है, हमारी गवर्नमेंट काम करती है। तो गवर्नमेंट क्या काम कर रही है उसको देखने का काम कौन करेगा, पार्लियामेंट करेगी। तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। Parliament safeguard the interest of the citizens of India and exercise the control over the administration through resolution, question, address by the members to ministers and motion of adjournment. पार्लियामेंट का तीसरा फंक्शन, इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है कि वो लोगों के, देश के नागरिकों का इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट करती है। और ये कैसे प्रोटेक्ट करती है, अलग अलग तरीक़ों से। जैसे कि पार्लियामेंट में क्वेश्चनिंग आवर होती है, बहस होती है, आपने कई बार टीवी में भी देखा होगा। तो इस तरीके से सारी चीज़ों को उसमें डिस्कशन किया जाता है। एड्रेस बाय द मेंबर टू मिनिस्टर एंड मोशन ऑफ एडजर्नमेंट। एडजर्नमेंट का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है, अ टाइम व्हेन द मीटिंग इज स्टॉप फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम।
एडजर्नमेंट का मतलब होता है एक वो समय पार्लियामेंट के अंदर जब मीटिंग को थोड़े समय के लिए स्टॉप कर दिया जाता है। बिल एंड देयर टाइप। अब बिल्स क्या होते हैं और वो कितने तरीके के होते हैं। अ लॉ इज़ फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ द बिल। स्टूडेंट, जब कोई भी लॉ जो है पहली बार आता है तो सबसे पहले वो पार्लियामेंट में बिल के तौर पे आता है। बिल आर द प्रपोजल डैट आर डिबेटेड ओवर द पार्लियामेंट। तो बिल पर क्या होती है, सब पार्लियामेंट में क्या होती है, डिबेट होता है, उसके ऊपर बहस होती है बिल के ऊपर पार्लियामेंट के अंदर। पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ओनली व्हेन द बिल आर पास बाय बोथ द हाउस। और पार्लियामेंट जो है किसी भी तरीके के लॉ को कैन मेक अ लॉ, तभी किसी भी तरीके का लॉ कानून बना सकती है व्हेन द बिल आर पास बाय बोथ द हाउसेज, जब बिल को दोनों लोकसभा राज्यसभा पास कर देंगे। द बिल देन रिक्वायर प्रेसिडेंट एसेंट टू बिकम अ लॉ। और उसके बाद बिल को प्रेसिडेंट की सहमति की भी ज़रूरत होती है, तब जाके वो लॉ बनता है। बेसिकली जो बिल्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक तो ऑर्डनरी बिल होता है और दूसरा क्या होता है, मनी बिल होता है। Ordinary bill. An ordinary bill can be introduced in either of the two houses, and once passed by both the houses and approved by the president, it become a law. ऑर्डनरी जैसे का इसका नाम है साधारण बिल। तो ये आप किसी भी हाउस में पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लगा सकते हैं, और जैसे ही ये बोथ द हाउसेस इसको पास कर देते हैं, प्रेसिडेंट इसको अप्रूव कर देते हैं और वो क्या बन जाता है, लॉ बन जाता है, कानून बन जाता है। नाउ सेकेंड इम्पॉर्टेंट बिल क्या है, मनी बिल है। मनी बिल जो होता है स्टूडेंट, वो किससे जुड़ा होता है, गवर्नमेंट के इनकम और एक्सपेंडिचर से। गवर्नमेंट की इनकम कितनी है, सरकार के खर्चे कितने हैं, उससे रिलेटेड ये बिल होता है। तो मनी बिल की एक खासियत क्या है कि इसे सिर्फ हम किस में लगा सकते हैं, लोकसभा में लगा सकते हैं। और आफ्टर द 3 रीडिंग इन लोकसभा, और लोकसभा में जब इसकी 3 बार इसकी रीडिंग हो जाती है, 3 बार जब ये लग जाता है, तब इसे राज्यसभा के पास भेजा जाता है। राज्यसभा सिर्फ इस पर अपनी सजेशन दे सकती है, अपनी राय दे सकती है, एंड फिर उसके बाद इसको प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है, और प्रेसिडेंट की जब इस पर सहमति हो जाती है, हामी भर दी जाती है, तब क्या होता है, मनी बिल का लॉ, कानून पास कर दिया जाता है। पासिंग अ लॉ। अब लॉ पास कैसे होता है, जो लॉ बनते हैं, जो बिल्स होते हैं, वो जब लॉ में बन जाते हैं तो उसको पास कैसे किया जाता है। अ बिल इज़ फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एक्सेप्ट फॉर द मनी बिल। हम बिल को किसी भी हाउस में, पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में लगा सकते हैं, लेकिन वो मनी बिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि मनी बिल हम कहाँ लगा सकते हैं, सिर्फ हम लोकसभा में लगा सकते हैं। इट हैज़ टू बी पास बाय बोथ द हाउसेज इन ऑर्डर टू बिकम अ लॉ। लेकिन ज़रूरी क्या होता है कि लगाएं हम किसी भी हाउस में, लेकिन दोनों हाउसेज की सहमति की ज़रूरत होती है, तभी वो लॉ बनेगा। फर्स्ट इंट्रोड्यूस इट अंडरगोज 3 रीडिंग। जब इंट्रोड्यूस किया जाता है तो ये इसकी 3 रीडिंग्स होती हैं। पहली इंट्रोडक्शन, पहला उसका इंट्रोड्यूस किया जाएगा, अपने बारे में, उसके बारे में बताया जाएगा, फिर उसके ऊपर डिस्कशन, बहस होगी, फिर वोटिंग होगी कि कितने परसेंटेज लोग चाहते हैं कि उसके ऊपर लॉ बन जाए और कितने परसेंट लोग नहीं चाहते हैं। द बिल इज़ देन सेंड टू द सेकेंड हाउस, और उसके बाद बिल को सेकेंड हाउस में भेज दिया जाता है, और वहाँ पर भी सेम यही प्रोसेस चलता रहता है। अगर सेकेंड हाउस जो है बिल को पास कर देता है, तो उसको किसके पास भेजा जाएगा, प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा। लेकिन अगर सेकेंड हाउस उस बिल को अप्रूव नहीं करता है, तब हम उसको लॉ नहीं बना सकते। तो पार्लियामेंट क्या करेगी, उस लॉ को नहीं बना सकेगी, क्योंकि सेकेंड हाउस ने उसको अप्रूव नहीं किया है। एट डेडलॉक अराइजेस इफ़ नो प्रोग्रेस कैन बी मेड। एक डेडलॉक आ जाएगा, फिर अगर किसी भी तरीके का कोई प्रगति हो ही नहीं रही है तो डेडलॉक आएगा। डेडलॉक का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, डेडलॉक का मतलब होता है कि एक तरीके की वो सिचुएशन इन विच प्रोग्रेस हॉल्ट ड्यू टू द अपोजिशन ऑफ 2 कम्पिटिटिव फोर्सेस। मतलब एक तरीके की वो सिचुएशन जब दो हाउसेस जो हैं आपस में किसी भी बिल को लेकर टकराते हैं और कोई फैसला नहीं निकल पाता है, तो उस तरह की सिचुएशन में क्या हो जाएगा, डेडलॉक हो जाएगा। इफ़ द गवर्नमेंट इज़ कीन ऑन गेटिंग द बिल पास, इट इन्वाइट अ जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज। लेकिन अगर गवर्नमेंट ये चाहती है कि वो बिल पास ही हो, तो वो क्या करेगी, दोनों हाउसेस के जितने भी मेंबर्स हैं उनकी एक जॉइंट सिटिंग रखवा लेगी, साथ में बुला लेगी। द बिल इज़ अगेन डिस्कस, और बिल को फिर से डिस्कस किया जाएगा, फिर उसकी वोटिंग होगी, और इफ़ द प्रेसिडेंट गिव हिज एसेंट द बिल बिकम अ लॉ। और वोटिंग के बाद प्रेसिडेंट अपनी सहमति देंगे, और तब जाके वो बिल क्या होगा, लॉ बन जाएगा। ही मे रिटर्न द बिल टू द पार्लियामेंट फॉर रिकन्सिडरेशन विद हिज रिकमेंडेशन। प्रेसिडेंट ये कर सकते हैं कि वो पार्लियामेंट के पास बिल को लौटा भी सकते हैं,
अपनी राय दे सकते हैं, अपनी रिकमेंडेशन दे सकते हैं। आफ्टर रिकन्सिडरेशन, और एक बार दोबारा से सब देखने के बाद, इफ़ द पार्लियामेंट पासिस इट अगेन, और सब कुछ देखने के बाद अगर पार्लियामेंट दोबारा से बिल को पास करती है, द प्रेसिडेंट मस्ट गिव इट एसेंट एंड देन इट बिकम अ लॉ। तो प्रेसिडेंट को अपनी हामी भरनी ही पड़ती है और बिल जो है लॉ बन जाता है। इन इंडिया द प्रेसिडेंट हैज़ सेवरल वीटो पावर विद रिगार्ड टू पासिंग अ बिल। हमारे भारत में स्टूडेंट्स जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके पास वीटो पावर होती है, और वीटो पावर का इस्तेमाल वो कहाँ कर सकते हैं? बिल को पास करने में कर सकते हैं। द प्रेसिडेंट कैन रिफ्यूज़ टू गिव एसेंट विच कंस्टिट्यूट एन एब्सोल्यूट ज़ीरो। मतलब प्रेसिडेंट जो है पूरी तरीके से मना भी कर सकते हैं कि हम अपनी सहमति नहीं दे सकते, लेकिन उसको क्या माना जाएगा? ज़ीरो। द प्रेसिडेंट कैन सेंड द बिल बैक टू द पार्लियामेंट फॉर चेंजेस। प्रेसिडेंट बिल को पार्लियामेंट के पास दोबारा भी भेज सकते हैं चेंजेस करने के लिए। विच कॉन्स्टिट्यूट अ लिमिटेड वीटो डैट कैन बी ओवररिडन विद अ सिंपल मेजोरिटी। और प्रेसिडेंट अगर बिल को वापस कर देते हैं पार्लियामेंट के पास, तो इस तरीके का उनकी पावर का इस्तेमाल करने को हम क्या कहते हैं? लिमिटेड वीटो। मतलब अगर मेजॉरिटी चाहेगी तो प्रेसिडेंट जो है वो बिल को अगर मना भी कर रहे हैं कि उसमें कुछ चेंजेस करेंगे, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि उनकी बात को मान लिया जाएगा। मेजॉरिटी के साथ उनको मना भी किया जा सकता है। द प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो टेक नो एक्शन indefinitely on the bill, sometime refers to as pocket zero. प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो टेक नो एक्शन। प्रेसिडेंट कभी कभी कोई भी एक्शन नहीं ले सकते हैं, और indefinitely on the bill मतलब बिल के ऊपर वो कोई भी एक्शन नहीं ले सकते, तो उसको क्या कहा जाएगा? पॉकेट वीटो। नाउ एग्जीक्यूटिव। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? लेजिस्लेचर पढ़ा था, और उसका पार्ट कौन है? पार्लियामेंट। अब हमारा सेकंड है एग्जीक्यूटिव। वी नो डेट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ अ नॉमिनल हेड। हमें ये पता है कि देश का जो प्रेसिडेंट होता है वो नॉमिनल हेड होता है, लेकिन जो असली पावर होती है वो हमने पढ़ा था किसके पास होती है? प्राइम मिनिस्टर के पास होती है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास होती है। नाउ प्रेसिडेंट का रोल क्या है फिर? प्रेसिडेंट का हमें क्यों ज़रूरत है? प्रेसिडेंट जो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है रिपब्लिक ऑफ इंडिया का, और ही इज़ इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज। इसको प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने वाले कौन होते हैं? इलेक्टोरल कॉलेज होते हैं। डैट इंक्लूड इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। अब इस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन से मेंबर्स होते हैं जो कि प्रेसिडेंट को चुनते हैं? इनमें होते हैं पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज के मेंबर, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर, एंड द इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। मतलब राज्यों में जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसके मेंबर, और लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स मिल के प्रेसिडेंट को चुनते हैं। और ही प्लेज अ पिवोटल रोल एंड परफॉर्म वेरियस फंक्शन। प्रेसिडेंट के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले एग्जीक्यूटिव फंक्शन प्रेसिडेंट का क्या होता है? प्रेसिडेंट सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, उनको चुनते हैं, और अलग और मिनिस्टर्स को भी चुनते हैं। साथ ही साथ प्रेसिडेंट का दूसरा फंक्शन ये भी होता है, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस की बात हम कर रहे हैं। दूसरा फंक्शन ये होता है कि वो इंडिया के अटॉर्नी जनरल को चुनते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये सब पोस्ट हैं। और ये चुनाव कौन करता है? ये चुनाव करते हैं प्रेसिडेंट। इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर का चुनाव भी प्रेसिडेंट करते हैं। और चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ यूपीएससी के जो चेयरमैन होते हैं, राज्यों के जो गवर्नर होते हैं, फाइनेंस कमीशन के जो मेंबर्स होते हैं, चेयरमैन होते हैं, इन सब का जो चुनाव है वो कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। अब प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव पावर क्या है? लेजिस्लेटिव पावर, प्रेसिडेंट कैन समन और एंड अ सेशन ऑफ द पार्लियामेंट एंड डिसॉल्व द लोकसभा। पार्लियामेंट की जो सेशंस होते हैं उनको स्टार्ट करना, एंड करने का काम प्रेसिडेंट कर सकते हैं। लोकसभा को भंग करने का काम, डिसॉल्व करने का काम भी प्रेसिडेंट कर सकते हैं, उनके पास ये पावर है। पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस की मीटिंग बिठाना, ये भी प्रेसिडेंट कर सकते हैं, ये भी इनकी लेजिस्लेटिव पावर है। और राज्यसभा में 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करना, ये प्रेसिडेंट की पावर है। और जो लोग अपॉइंट होते हैं, 12 मेंबर जिनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, वो कहाँ से होने चाहिए? कोई भी इम्पॉर्टेंट फील्ड से, जैसे साइंस हो गई, आर्ट हो गया, कोई बहुत बड़ा सोशल वर्कर हो गया। साथ ही साथ लोकसभा के 2 मेंबर्स को अपॉइंट करने की पावर भी प्रेसिडेंट के पास है। प्रेसिडेंट prior रिकमेंडेशन और परमिशन इज नीडेड फॉर इंट्रोड्यूसिंग सम टाइम ऑफ बिल इन द पार्लियामेंट। साथ ही साथ पार्लियामेंट में कुछ खास तरीके के बिल को लगाने के लिए प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन, उनकी सहमति, उनकी परमिशन या सहमति की ज़रूरत होती है।
प्रेसिडेंट कैन गिव और विदहोल्ड हिज असेंट टू अ बिल। प्रेसिडेंट अपनी विदहोल्ड कर सकते हैं, मतलब किसी भी बिल को थोड़े टाइम के लिए रोक सकते हैं या बिल को पार्लियामेंट को दोबारा लौटा सकते हैं। फाइनेंशियल पावर, प्रेसिडेंट की फाइनेंशियल पावर क्या होती है? एक मनी बिल जो है वो हमने ये पढ़ा था कि मनी बिल जो है कैन बी इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट ओनली विद द प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन। पार्लियामेंट में मनी बिल को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन की ज़रूरत पड़ती है। अ प्रेसिडेंट लेज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूनियन बजट बिफोर द पार्लियामेंट। दूसरी फाइनेंशियल पावर जो प्रेसिडेंट के पास होती है वो क्या होती है कि पार्लियामेंट के आगे यूनियन बजट को पेश करने का काम कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। डिप्लोमेटिक पावर, जितने भी हमारे विदेशी जो हमारे एग्रीमेंट होते हैं देश विदेशों के साथ, तो वो उस पर जो सिग्नेचर होता है, जो साइन होता है, वो किसके बिहाफ पर होगा? हमारी कंट्री के बिहाफ पे कौन करेगा? हमारे देश का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट करेगा। हाउएवर दे आर सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट, लेकिन उसमें भी पार्लियामेंट की सहमति और अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है। द प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट द इंडिया इन इंटरनेशनल फोरम एंड अफेयर। साथ ही साथ देश का जो राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट होता है, वो भारत को रिप्रेजेंट करेगा इंटरनेशनल लेवल पर। मिलिट्री पावर, देश के जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, उनकी मिलिट्री पावर क्या होती है? इंडियन आर्म फोर्स का इन्हें कमांडर इन चीफ कहा जाता है। और प्रेसिडेंट किसी भी युद्ध की घोषणा कर सकते हैं एंड कंक्लूड द पीस सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट्री अप्रूवल। मतलब अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है युद्ध की घोषणा करने की, तो वो काम कौन कर सकता है? प्रेसिडेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन सब के जो चीफ होते हैं उनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। जुडिशियल पावर, द प्रेसिडेंट अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ द यूनियन जुडिशरी एंड द अदर जजेस ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ जस्टिस। प्रेसिडेंट क्या करते हैं? हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं उनका अपॉइंटमेंट करते हैं और जजेस का भी अपॉइंटमेंट करते हैं। द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द जजेस इफ द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट पास रेजोल्यूशन। साथ ही साथ प्रेसिडेंट के पास ये भी पावर होती है कि वो जजेस को निकाल भी सकते हैं। अगर पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस ने अपनी मेजॉरिटी के साथ ऐसा कोई नियम पास कर दिया, तो जजेस को हटाया जा सकता है, और ये काम कौन करेगा? प्रेसिडेंट। The President of India can grant the pardon or reduce the sentence of the convicted person for any time. अगर कोई भी अपराधी है, उसकी अपराध की सज़ा को माफ़ करने का टाइम जो काम होता है, वो कौन कर सकता है? हमारे देश का जो प्रेसिडेंट होता है वो कर सकता है। The President enjoy the judicial immunity, which mean that no criminal proceeding can be initiated against him, her during the term of service. साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट पावर प्रेसिडेंट के पास ये भी होती है कि इनको जुडिशली इम्यूनिटी मिलती है, मतलब जब तक इनका टर्म, इनकी सर्विस चलती रहती है, तो उनके खिलाफ हम कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं कर सकते हैं। कोई भी इस तरीके की क्रिमिनल प्रोसीडिंग उनके खिलाफ हम नहीं कर सकते जब तक उनका टर्म कंटिन्यू होता रहेगा। एमरजेंसी पावर, आपातकालीन जिसे हम कहते हैं, एमरजेंसी पावर क्या होती है? द प्रेसिडेंट में प्रोक्लेम अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी इन द होल ऑफ द पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के पूरे इंडिया में या इंडिया के किसी पार्ट में प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल करके इमरजेंसी लगा सकते हैं। और टाइप ऑफ इमरजेंसी कौन कौन सी होती हैं जो कि इंडियन प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकते हैं? स्टेट इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी, इट इज़ डिक्लेयर व्हेन देयर इज़ अ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट। स्टेट इमरजेंसी प्रेसिडेंट तब लगा सकते हैं जब किसी राज्य में जो हमारे जो संविधान में जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो चीज़ें बनाई हैं, अगर कोई भी राज्य उसको फॉलो नहीं कर पा रहा है, तब हो सकता है कि प्रेसिडेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के फेल होने पर स्टेट इमरजेंसी उस राज्य में, उस स्टेट में लगा दें। नेशनल इमरजेंसी, इट कैन बी डिक्लेयर एट द टाइम ऑफ द वॉर। युद्ध की जैसी सिचुएशन आ जाती है, उस समय देश के जो प्रेसिडेंट हैं वो नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी तब प्रेसिडेंट लगा सकते हैं जब देश को किसी भी तरीके से फाइनेंशियल, पैसे से रिलेटेड कोई ख़तरा होता है, या देश जो है फाइनेंशियली अगर स्टेबल नहीं है, और तब इस तरीके की इमरजेंसी को प्रेसिडेंट लगा सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर इज़ सेलेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर का चुनाव कौन करता है? हमारे देश के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं। हाउएवर द यूजुअल नॉर्म इज़ दैट द प्रेसिडेंट इनवाइट द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन द पार्लियामेंट टू फॉर्म द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर।
हालांकि आम तौर पे होता क्या है कि प्रेसिडेंट क्या करते हैं, लीडर को अपॉइंट करते हैं, इनवाइट द लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी। जो मेजॉरिटी पार्टी जो पार्लियामेंट में है, पार्लियामेंट के अंदर जो मेजॉरिटी पार्टी है उसके लीडर को बुलाया जाता है, ताकि जो लीडर है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको चुन सके, बना सके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बना सके। इन इंडिया द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एज इट हेड इज़ द रियल एग्जीक्यूटिव। अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, साथ ही साथ उसके साथ जो प्राइम मिनिस्टर होता है, उसे हम क्या कहते हैं कि वो कौन होते हैं, असली रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं, उनको हेड होते हैं। द प्रेसिडेंट एक्ट ऑन देयर एडवाइस, और प्रेसिडेंट एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे उनकी काम करता है। द पार्लियामेंट मेंटेन अ कॉन्टीन्यूस कंट्रोल ओवर द वर्किंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। पार्लियामेंट लगातार जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ऊपर कंट्रोल बना के रखती है और उनकी वर्किंग को चेक करती रहती है। प्राइम मिनिस्टर जो होता है गवर्नमेंट का हेड होता है। ही और शी परफॉर्म मैनी सिग्निफिकेंट फंक्शन, और प्राइम मिनिस्टर के भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। और ही और शी एक्ट ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ ऑल्दो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ वेस्टेड विद मैनी एग्जीक्यूटिव पावर। ऐसे तो प्रेसिडेंट हमारे देश का जो होते हैं उनके पास बहुत सारी पावर होती है, लेकिन अगर हम एक्चुअल में देखें तो एक्चुअल में क्या होता है, प्रेसिडेंट जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे, सलाह पे काम करते हैं। The Prime Minister can change the member of the cabinet at any time by demanding a minister resignation or having him dismissed by the president. प्राइम मिनिस्टर का पावर ये होता है कि वो किसी भी समय कैबिनेट के मेंबर को बदल सकता है और उससे रेजिग्नेशन भी लिखवा सकता है, या फिर उसको प्रेसिडेंट से की मदद लेकर उसको उसकी पावर से हटा सकता है। प्राइम मिनिस्टर अगर रिज़ाइन दे दे किसी भी तरीके से, तो इसका मतलब क्या होगा कि जितने भी प्राइम मिनिस्टर के जो कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर हैं उनका रेजिग्नेशन अपने आप हो जाएगा। तो प्राइम मिनिस्टर के रिज़ाइन करने का मतलब होगा बाकी सारे मिनिस्टर्स भी अपने आप रिज़ाइन कर दिए हैं। प्राइम मिनिस्टर जो होता है एक तरीके से प्रेसिडेंट और जो कैबिनेट होते हैं, कैबिनेट उसके बीच का लिंक का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। पार्लियामेंट का लीडर की तौर पे कौन काम करता है, प्राइम मिनिस्टर इज़ द लीडर ऑफ द पार्लियामेंट। ही और शी डिटरमाइन द डेट ऑफ इट्स मीटिंग। पार्लियामेंट में मीटिंग की डेट्स को डिसाइड करने का भी काम ये करते हैं। उसका सेशन कब कब होंगे ये भी यही डिसाइड करते हैं। और अगर दूसरे देशों के साथ इंटरनेशनल हमें रिलेशन संबंध बनाने हैं तो प्राइम मिनिस्टर को हम क्या मानते हैं, वो हमारा चीफ स्पोकमैन होता है, मतलब हमारे देश के बिहाफ पे बात करने वाला, या चीफ स्पोक वुमेन ऑफ द कंट्री। मतलब जो देश के जो प्रेसिडेंट होंगे, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, तो उनके पास ये हमारे देश के प्रति, हमारे देश से वो क्या होंगे, चीफ स्पोक मैन या स्पोक वुमेन होंगे, हमारे देश की तरफ से वो बात करेंगे। हिज और हर स्टेटमेंट आर स्टेटमेंट ऑफ द पॉलिसी ऑफ द नेशन। तो मतलब जो भी प्राइम मिनिस्टर कहेंगे, स्टेटमेंट देंगे, तो वो एक तरीके से हमारे देश का स्टेटमेंट कहलाया जाएगा कि हमारे देश ने ऐसा कहा है। क्यों? क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर ऐसा कह रहे हैं। ही और शी इज़ ऑल्सो अ चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन के जो चेयरमैन होते हैं वो भी कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है एक एडवाइजरी बॉडी होती है, सलाहकार, जो सलाह देते हैं। एंड इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, और इसको अपॉइंट कौन करता है, इसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे। देयर आर 3 रैंक ऑफ मिनिस्टर्स इन द काउंसिल। अब काउंसिल में 3 तरीके की मिनिस्टर्स की रैंक होती है। कैबिनेट मिनिस्टर जो होती है इसमें सबसे ऊपर होते हैं, फिर उसके बाद मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट होते हैं, और फिर तीसरे कौन होते हैं, डेप्यूटी मिनिस्टर्स होते हैं। ऑल मिनिस्टर मस्ट बी द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और ये जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, या फिर ये जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स होते हैं, या जो ये जो डिप्टी मिनिस्टर्स होते हैं, इन सारे लोगों के जो मिनिस्टर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट के मेंबर होना ज़रूरी हैं, या फिर उनका अपॉइंटमेंट ही और मस्ट बी इलेक्टेड टू इट विद इन द 6 मंथ ऑफ देयर अपॉइंटमेंट। तो मतलब जब भी उनका अपॉइंटमेंट हुआ है तो 6 महीने के अंदर ही अंदर वो सब हो जाना चाहिए। या फिर ये बात हम कह सकते हैं, ऑल मिनिस्टर मस्ट बी द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मस्ट बी इलेक्टेड टू इट विद इन द 6 मंथ ऑफ देयर अपॉइंटमेंट। मतलब 6 महीने के अंदर उनके अपॉइंटमेंट के अंदर वो चुन लेने चाहिए। अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट में क्या फ़र्क होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में मिनिस्टर्स की 3 रैंकें होती हैं, 3 तरीके के रैंक होती है। कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स होते हैं, और डिप्टी मिनिस्टर होते हैं।
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक बहुत बड़ी बॉडी होती है और कभी कभी मीटिंग करती है। प्राइम मिनिस्टर ज़रूरी नहीं है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह लें, और इन रियलिटी में इट इज़ नॉट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डेट एडवाइज द प्रेसिडेंट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट्स को सलाह नहीं देते हैं, दो द कॉन्स्टिट्यूशन असाइन दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इट। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को दे रखी है कि वो प्रेसिडेंट को एडवाइस दे सकते हैं, लेकिन असलियत में रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। कैबिनेट कैबिनेट क्या होते हैं? कैबिनेट जो होते हैं वो बहुत ही सीनियर मिनिस्टर होते हैं, और कैबिनेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन उनकी होती है। उनकी कैबिनेट में अच्छी रैंकिंग होती है, अच्छी पोजीशन होती है। कैबिनेट क्या होती है? एक स्मॉल ग्रुप होता है, और ये रेगुलरली मिलते हैं, अक्सर मिलते हैं, मीट रेगुलरली। द मेंबर ऑफ द कैबिनेट आर कंसल्टेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑन एवरी इंपॉर्टेंट इशू। और जो कैबिनेट के जो मेंबर्स होते हैं, जो मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट होते हैं, आर कंसल्टेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर जो हैं, प्राइम मिनिस्टर हमेशा कैबिनेट के मेंबर्स की सलाह लेते हैं किसी भी इम्पोर्टेंट इशू के ऊपर। हमेशा वो कैबिनेट के जो मेंबर्स होते हैं उनकी सलाह लेते हैं। इन डे टू डे गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, अगर हम कंट्री के रोज़मर्रा के काम की बात करते हैं तो प्रेसिडेंट को सलाह देने वाला कौन होता है? कैबिनेट होता है। प्रेसिडेंट को सलाह देने वाला काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं, कौन होगा? कैबिनेट होगा। द चैप्टर इज ओवर। थैंक यू।